नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर अभी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसका पेपर मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ और ये पेपर बहुत अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम वेस्ट बंगाल का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। और ये इंग्लिश के अंदर ही है क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के अंदर बंगाली है, तो यहाँ से बंगाली जिनको आती है वो देख सकते हैं। तो हम इसको आज इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छा पेपर मेरे को लगा ये। तो आइए देखते हैं इसको। विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। तो एसटी कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के अंदर सीट रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो शेड्यूल ट्राइब है उनके अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज्यादा सीटें जो रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे हमारे संविधान के अंदर? तो ये थे सोशलिस्ट और सेकुलर, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जिसे हम कहते हैं। तो ये ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर, और इसी को भारत का मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो इसके अंदर काफी सारे चेंजेस लेके आए गए थे, 1976 के अंदर ये हुआ था। इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन ही शैल एड्रेस हिज लेटर टू रेजिग्नेशन टू। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अपना जो रिजाइन का जो लेटर, रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? तो वो जो देते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको देते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कब आते हैं, ये आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन। तो ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन के साथ कौन सा भारत का राष्ट्रपति जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे वीवी गिरी जी, जुड़े हुए थे जो ट्रेड यूनियन के साथ, और भारत बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से हम बताना था विच अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो हमें बतानी थी। अरविंदो, तो ये सारी स्टेटमेंट अरविंदो जी से जुड़ी हुई है। अरविंदो एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बिफोर महात्मा गांधी डिड सो। तो ये बात सही है, अरविंदो जी ने पैसिव रेजिस्टेंस का आइडिया ये पहले दिया था गांधी जी से। अरविंदो बोरोड टू द डॉक्ट्रिन पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये बात तो गलत है क्योंकि ये गांधी जी से इन्होंने नहीं लिया था, ये इनका अलग था और उन्होंने गांधी जी से पहले ये आइडिया दिया था। अरविंदो प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। ये बात सही है। अरविंदो एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो ये बात भी सही है, अरविंदो ने ये तीनों बातें कही है, तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी सही है। तो अरविंदो को आप याद रखें, इन्होंने ऑरविलो आश्रम की स्थापना पांडिचेरी के अंदर करी थी, और द सावित्री लेजेंड इन्होंने बुक लिखी है। और आजकल जितने भी यूजीसी नेट के एग्जाम हो रहे हैं या फिर जितने भी सेट एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर अरविंदो काफ़ी ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आ रहा है। तो आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो तो इनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। कई बार सिलेबस के अंदर नहीं भी होता है इनके बारे में, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको आप याद रखें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं आजकल। सेवंथ क्वेश्चन इस प्रकार है, असेसन और रीजनिंग से संबंधित है, तो आइए इसको देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर इन द फेवर बी आर अम्बेडकर वाज इन द फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम डिप्रेस्ड कास्ट। तो वो सही बात है, डिप्रेस्ड कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट के लिए वो एक सेपरेट इलेक्टोरल के पक्ष में थे। महात्मा गांधी प्रपोज फ्रॉम सेपरेट इलेक्टोरल फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लास। तो महात्मा गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं कही थी, उन्होंने कंबाइंड इलेक्ट्रोड यानी संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोल की बात करी थी। इसके अंदर सभी, ऐसा भी अभी होता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट रिजर्व कर दी जाती है, इसके अंदर सभी लोग मतदान करते हैं। तो गांधी जी ने इसकी बात करी थी, उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोल की बात नहीं की थी, तो इसके अंदर पहला ही सही है। तो ए इसके अंदर सही है और आर इसके अंदर गलत है। आठवां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें से कौन सा एक्ट 1935 के अंदर फीचर नहीं था, यानी नहीं था उसके अंदर? तो प्रोविजन ऑफ थ्री लिस्ट, तो ये सही था, ये तो था इसके अंदर प्रोविजन ऑफ थ्री लिस्ट, इसके अंदर फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट ये तीनों था, ये सही बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ डायरकी डायरकी एट द सेंटर, ये बात भी था कि डायरकी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, तो ये गलत बात है,
राज्य के अंदर डायरकी की बात नहीं की गई थी, यानी द्वैध शासन की बात नहीं की गई थी। स्टेबलाइजमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एट सेंटर, तो ये बात कही गई थी, तो इसके अंदर नहीं कही गई थी, तो सी बात इसके अंदर नहीं कही गई है, तो इसका सी ही है। इसमें पूछा गया नॉट ऑफ द फीचर, तो सी इसके अंदर ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट था। The Constituent Assembly of India as proposed by कैबिनेट मिशन consisted of which of the following, तो जो कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर वो किससे बना हुआ था, तो ये इसको देखना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल स्टेट, तो ये बात सही है। मेंबर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये बात गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम जर्नल मुस्लिम एंड सिख कैटेगरी सेट बाय प्रोविंशियल असेंबली, तो ये बात सही है। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नॉमिनेट नहीं होते थे उस टाइम, जो वायसराय होते थे उनके द्वारा ये नॉमिनेटेड होते थे, ना कि मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो इन दोनों का यही सही है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल स्टेट और मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम जनरल मुस्लिम सिख कैटेगरी सीट्स बाय प्रोविंशियल असेंबली, तो ए और थर्ड इसका सही था, तो इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 10वां क्वेश्चन जो किस प्रकार से था, इसे मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं, ये बताना था हमें इसके अंदर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से लिया गया है। इमरजेंसीज प्रोविजन जो है वो भारत के अंदर 54 से लिए गए हैं, जिसके अंदर 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 356 के अंदर स्टेट के अंदर आपातकाल की बात की, और 360 के अंदर जो वित्तीय आपातकाल है उसकी बात की गई है। तो इन तीनों को आप याद रखें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये जो है वो कनाडा से लिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट का। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो लिया गया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और अमेंडमेंट प्रोसेसर आर्टिकल 368 के तहत भारत के अंदर क्या आता है, इसके अंदर साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के आधार पे संविधान का संशोधन शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज करेक्ट, तो राइट ऑफ एजुकेशन से संबंधित है, तो द राइट कवर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, तो ये गलत बात है, इसे 6 से 14 वर्ष के बीच में रखा गया है। द राइट कवर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18, तो ये बात भी गलत है। द राइट कवर्स चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, तो ये बात सही है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किया गया है। द राइट कवर्स प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, तो एक ही पूछा गया था, इसके अंदर यही सही है, सी ही इसका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्टेड, यानी छूट दिया गया प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम आंसरेबिलिटी टू एनी कोर्ट, तो भारत का कौन सा आर्टिकल है जो छूट देता है राष्ट्रपति और गवर्नर को किसी भी कोर्ट के प्रति आंसरेबल होने के लिए, तो ये कहा गया है भारत के आर्टिकल 361 के तहत ये बात कही गई है। तो 13वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। जुडिशरी एक्टिविज्म, एक मिनट, जुडिशरी एक्टिविज्म इमर्ज इन इंडिया एज ए एक्स्ट्रा जुडिशरी डेवलपमेंट, तो ये बात सही है। जुडिशरी एक्टिविज्म फाइल्स द गैप सिंस द एग्जिस्टेंट लॉ इज नॉट क्लियरली प्रोनाउंस, तो ये बात भी सही है, तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अंडर द प्रोविंशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर ए माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी भारत के अंदर जो घोषित की जाती है वो किस आधार पे की जाती है, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। इधर रिलीजियस और लैंग्वेज ग्रुप, तो इस आधार पे किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित किया जा सकता है। 15वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर फॉर अमेरिकन फेडरल सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो जो भारत का फेडरल व्यवस्था है वो अमेरिका के फेडरल व्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न है, इसके क्वेश्चन के माध्यम से बताना था। तो भारत की जो इसके अंदर ये है डुअल सिटीजन भारत के अंदर नहीं है, ये एक भिन्नता है भारतीय और अमेरिका के अंदर। पैरेलल एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, फेडरल जुडिशरी सिलेक्टेड पैरेलल एग्जिस्टेंट स्टेट, तो भारत के अंदर कोई पैरेलल एग्जिस्टेंट स्टेट नहीं है। भारत का जो पहला ही आर्टिकल है वो भारत को एक संघ घोषित करता है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की एक स्वतंत्रता नहीं है राज्य को कि वो किसी भी राज्य के अंदर मिल जाए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन अपर हाउस ऑफ द नेशनल, ये बात सही है।
एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात भी सही है, लेकिन जो इसे डिफर करता है यानी अमेरिकन फेडरल सिस्टम डिफर करता है यानी है नहीं, तो इसका तीसरा और चौथा यानी डुअल सिटीजन और पैरेलल एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड फेडरल जुडिशरी, तो ये दोनों नहीं है, तीसरा और चौथा है, तो तीसरा और चौथा इसके अंदर सेकंड के अंदर है, तो इसका ये सेकंड सही है 15वें का। विच डिस्क्राइब्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए क्वासी फेडरल, तो इसको याद रखें, सिंपल कई एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको, क्वासी फेडरल किसने कहा, तो केसी वेयर जी ने क्वासी फेडरल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज Which of the following state does the governor enjoy discretionary power with regard to administration of tribal area? तो जो डिस्क्रेशनरी पावर है वो गवर्नर को ट्राइबल एरिया में किस स्टेट के अंदर मौजूद है? डज नॉट, एक मिनट में ढंग से बताता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द गवर्नर इंजॉय डिस्क्रेशनरी पावर विद द रिगार्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, तो किसके पास गवर्नर के अंदर डिस्क्रिमिनरी पावर है, तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये जो है मिजोरम के अंदर है ये पावर। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर आर्ग्यू दैट इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन इन इंडिया बट इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज ड्यू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो ये बात करी है रजनी कोठारी ने। कास्ट और पॉलिटिक्स की जितनी भी बात आप जहाँ पे भी देखें तो संबंधित होती है कहीं ना कहीं रजनी कोठारी से, और इन्होंने कांग्रेस व्यवस्था के ऊपर भी बहुत काम किया है, कांग्रेस व्यवस्था का इन्होंने सिद्धांत दिया था। अंडर द पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 ग्राम सभा आर गिवन द अथॉरिटी टू स्टॉप लैंड एक्विजिशन बाय फॉलोइंग बॉडी, तो ये है स्टेट लेजिस्लेशन के पास ये पावर है कि वो जो लैंड अथॉरिटी है उसका एक्विजिशन की पावर स्टेट असेंबलीज के पास है। Who among the following scholar is identify with the concept of derivative discourse? डेरिवेटिव डिस्कोर्स बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बात करिए पार्थब चैटर्जी ने डेरिवेटिव डिस्कोर्स की। Which of the following movement did not involve issues relating to the agriculture and farmer, तो इसमें से कौन सा जो मूवमेंट है वो एग्रीकल्चर और फार्मर से रिलेटेड नहीं है, तो ये है नवनिर्माण आंदोलन ये इससे संबंधित नहीं है। हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एज ए बुल्लोक कार्ट कैपिटलिज्म, तो बुल्लोक कार्ट कैपिटलिज्म ये आइडिया दिया था लोएड एंड सुसेन रुडोल्फ ने बुल्लोक कार्ट कैपिटलिज्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो जो मनमाने तरीके से किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये हमें गारंटी या प्रोटेक्शन किस आर्टिकल के तहत हमें इसके विरुद्ध दी गई है, तो ये दी गई है आर्टिकल 22 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टिविस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोफेमिनिज्म, इकोफेमिनिज्म का आइडिया भी पूछा गया था, तो इसके अंदर जो वंदना शिवा हैं, यूजीसी नेट के अंदर अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो शायद मेरे ख्याल से 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वंदना शिवा जो कि इको फेमिनिस्ट विचारक हैं भारत की। विच कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रपोज मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन, तो मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन की बात करी थी तारकुंडे कमेटी ने, और ये इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसने इलेक्टोरल के अंदर मल्टी मेंबर की बात करी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर पेरिफेरी फ्रेमवर्क इज यूज टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना, तो जो सेंटर पेरिफेरी जो ये फिनोमिना है ये अंडर डेवलपमेंट जो जितने भी देश हैं उनसे रिलेटेड ये बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यू सोशल मूवमेंट, तो न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में क्या करेक्ट है, तो जो न्यू सोशल मूवमेंट है हैव ए पोस्ट मटेरियल ओरिएंटेशन, तो NSMS जो हैव ए पोस्ट मटेरियल ओरिएंटेशन इसके बारे में सही है। 28वां क्वेश्चन इस प्रकार है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म का आइडिया, तो प्रिंट कैपिटलिज्म का आइडिया दिया है एंथनी डी स्मिथ ने, और उन्होंने बताया था जितने भी अखबार होते हैं प्रिंट मीडिया का काम होता है इसके माध्यम से भी लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना का जागृत की जाती है लोगों के अंदर, प्रिंट के कई लेख के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो इसी को इन्होंने प्रिंट कैपिटलिज्म की बात कही थी एंथनी डी स्मिथ ने। Who among the following was involved in the formation of कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौन से
कौन इसके फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण थे, तो ये एम.एन. रॉय थे, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण थे। द फ्रेज पॉलिटिकल सिस्टम एज ए अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यू इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत फेमस हमारी कोटेशन है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि जो पॉलिटिक्स है वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है। तो ये बात करिए ईस्टर्न ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज़ की बात करी है। द term third world comes close to which of the following option? The term third world का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो जो थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कंट्रीज दैट वर नॉट अलाइन विथ ईदर यूएसए और सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन के साथ भी नहीं थे शीत युद्ध के समय और ना ही वो यूएसए के साथ थे, उनको थर्ड वर्ल्ड के अंदर माना जाता है देशों को। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था 32वां, इसको देख लेते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की बात करिए फ्रांसिस फुकुयामा ने, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है ये। इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं आप जितने भी एग्जाम देख लें, इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं एग्जाम पूछ लिया जाता है। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की बात करिए फ्रांसिस फुकुयामा ने, एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करी है डैनियल बेल ने, और सैमुअल पी हंटिंगटन जिन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का आइडिया दिया है, उनकी बात भी कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर बहुत एग्जाम के अंदर मैंने देखा है पूछ ली गई है। तो इनको आप याद रखें बहुत अच्छी तरीके से, इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। ओरिएंटेशन की बात किसने करी है? तो ओरिएंटेशन की बात करी है एडवर्ड सईद ने। ये भी कई दिनों से कई एग्जाम में पीछे देखा गया कि पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखें। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये बात करी है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। इन्होंने बताया था कि विश्व पटल के ऊपर अब जितने भी सिविलाइजेशन है उसका क्लेश यानी अब जो जितने विवाद थे वो खत्म हो गया है और विश्व में एक उदार लोकतंत्र की जीत हो गई है। जब यूएसएसआर का पतन हो गया था तो इन्होंने ये बात कही थी कि यूएसएसआर का पतन हो गया है और अब यूएसए जो एक उदार देश है यही एक सिविलाइजेशन है एक उभर के आई है। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, आप ये जानते हैं हांस जे मॉर्गनथाउ ने बुक लिखी है और इन्हीं से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है। इन्होंने इन्हीं की जो बुक है इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उभार माना जाता है। इससे पहले EH कार भी थे लेकिन उतना इन्होंने इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। तो इनकी कुछ जो बुक है एग्जाम में पूछी भी गई है, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो इसको याद रखें, अभी पीछे जो UC नेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछ लिया गया था कि इनकी पूरी पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, फिर उसको उल्टा करके पूछ लिया गया था स्ट्रगल फॉर पावर, फिर अलग एक ऑप्शन में अलग था एक ऑप्शन में अलग था। तो ऐसे इनका पूरा पुस्तक का नाम याद रखें, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी? गैविन ऑस्टिन ने लिखी है और इन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर बहुत काम किया है। इनको भारत के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था गैविन ऑस्टिन को। तो ये थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन की पुस्तक इस तरह इन्होंने लिखी है। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो किसने ये स्टेटमेंट दिया ये देख लेते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आर दोज डेवलपमेंट प्रोसेसेस बाय विच पॉलिटिकल कल्चर आर फॉर्म मेंटेन एंड चेंज। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? जिसके द्वारा एक डेवलपमेंट होती है, पॉलिटिकल कल्चर एक बनाया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है आलमंड ने। सी इसका ऑप्शन सही है, आलमंड ने बात कही है। और ये 35वां क्वेश्चन है, इसको भी मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो TH ग्रीन जिन्होंने दिया है ये आइडियलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। TH ग्रीन बहुत महत्वपूर्ण है, TH ग्रीन का आइडियलिज्म का। जर्मी बेंथम जुड़े हुए हैं यूटिलिटेरियनिज्म के साथ, उपयोगितावाद सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। जॉन लॉक जुड़े हुए हैं नेचुरल राइट के साथ। जॉन डीवी जुड़े हुए हैं प्रैग्मेटिज्म के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप इसको कॉपी में लिख ले, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जामों के लिए। नेशनलिज्म इन लैटिन अमेरिका इज रेफर्ड टू एज द फॉलोइंग, तो नेशनलिज्म जो लैटिन अमेरिका के अंदर है वो किससे जोड़ा जाता है या किससे उसका जुड़ाव है? तो ये कल्चरल नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जाता है नेशनलिज्म का आइडिया इन लैटिन अमेरिका। एक बार मैं देख लेते हैं इसको, 36वें का माफ कीजिएगा, इसका जो नेशनलिज्म इन लैटिन अमेरिका रेफर्ड एज द फॉलोइंग। तो जो नेशनलिज्म का आइडिया ये जुड़ा हुआ है क्रोलेन, थोड़ा इसका सी आंसर सही है, क्रोल नेशनलिज्म के साथ, CREOLE। मेरे को भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आपको अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं इसके बारे में, ये होता क्या है, किस प्रकार का नेशनलिज्म होता है, तो जिससे मेरी भी जानकारी इसके प्रति बढ़ पाए।
तो इसका जो आंसर सही है वो सी इसका आंसर सही है। अकॉर्डिंग टू द एंटोनियो ग्राम्शी, सिविल सोसाइटी इज गियर्ड टू द जनरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सिविल सोसाइटी के बारे में जो इन्होंने बात करी है वो कंसेंट के ऊपर बेस बात करी है इन्होंने। और जो एंटोनियो ग्राम्शी है इन्होंने ऑन प्रिजन नोटबुक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने हेजेमनी का आइडिया दिया था। कई एग्जाम में पूछा गया है हेजेमनी का, और ये इन्होंने बताया था कि हेजेमनी जो होती है, जो वर्चस्व होता है, वो समाज के अंदर एक कंसेंट यानी सिविल सोसाइटी के कंसेंट यानी सहमति के द्वारा ही थोपा जाता है और उसको सबको स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये आइडिया दिया था एंटोनियो ग्राम्शी ने। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर के रूप में जिन्होंने बांटा है वो है सैमुअल पी हंटिंगटन। कंपैरिजन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल करप्ट वाज एडवोकेटेड बाय। तो जो कंपैरिजन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल करप्ट वाज एडवोकेटेड बाय, तो ये दिया है एरिस्टोटल ने आदर्श राज्य और करप्ट राज्य के बीच में बताया है। फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वार आइडेंटिफाइड बाय। तो जो 4 प्रिंसिपल स्टेट के हैं वो सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई करे हैं, तो ये करे हैं लूथर गुलिक ने। मार्क्स विजुअलाइज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंटेक्स्ट ऑफ। तो जो मार्क्स ने जो ब्यूरोक्रेसी का रोल बताया है वो प्रशियन सिचुएशन के आधार पे नौकरशाही के इन्होंने जो अपना लेख लिखा था उसके संदर्भ में बताया था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वाज अथर्ड बाय। तो ये जो इन्होंने ऑथर किया है ये हर्बर्ट साइमन जुड़े हुए हैं डिसीजन मेकिंग के साथ। डिसीजन मेकिंग का जो आइडिया दिया है हर्बर्ट साइमन ने दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लिंडब्लोम अकर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो ये है द सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन। The special characteristic of public policy as a differentiated from other policy inmates according to David Easton. तो ये बात करी थी इन्होंने अथॉरिटीज के बारे में, तो 20 का सही था। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved expansion of which योजना for a pan India coverage for 2017-18 to 2019-20। तो ये योजना तो संबंधित थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ने इसको अप्रूव किया था, तो इसका आंसर भी सही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। द नोडल एजेंसी फॉर नेशनल रजिस्टर, ये याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरसी के लिए जो नोडल एजेंसी है तो वो कौन सा विभाग इसको देख रहा है, तो इससे संबंधित है द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमेटी ऑफ इंडिया। तो सेंसस कमेटी ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार जनरल ये एनआरसी के संदर्भ में एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। तो मिशन इंद्रधनुष ये सरकार की योजना से संबंधित है। ये सभी चाइल्ड को वैक्सीनेट करने के संदर्भ में ये रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष। स्वच्छ भारत मिशन रूरल प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के अंदर। 49 क्वेश्चन ये मैचिंग से रिलेटेड था, ये इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कार्ल ड्यूस का था। कार्ल ड्यूस जुड़े हुए हैं रिसेप्टर के साथ यानी संप्रेषण सिद्धांत के साथ जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। कार्ल ड्यूस रिसेप्टर इन्होंने ही दिया है। सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हैं मॉडलाइजेशन एज ए मल्टी फैक्टेड। तो मॉडलाइजेशन के संदर्भ में जुड़े हुए हैं हंटिंगटन। पैरेटो जुड़े हैं सर्कुलेशन ऑफ इलीट के साथ। पैरेटो। डेविड ईस्टन जुड़े हुए हैं गेट कीपर के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 20 का ऑप्शन सही है। हु रोड द बुक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो बुक लिखी है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक लिखी है बर्नार्ड ने। बर्नार्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। 51 क्वेश्चन इस प्रकार है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय डेवलप्ड बाय। तो जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है ये दिया है हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल जुड़े हुए हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय वाज डेवलप्ड बाय। तो सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गांधी जी ने सर्वोदय कॉन्सेप्ट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजेस which of the following defined administration as the organization and use of materials to accomplish a purpose। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन आदमी होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनका एक्सक्लमेशन एक पर्पस के लिए होता है। तो ये किसने कहा है? तो ये क्या है? फेलिक्स ए निग्रो ने बात करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच। तो इसके अंदर कौन से गलत मिलाए गए हैं उसको हमें बताना था। तो जो इसके अंदर गलत है तो ये मास्लो का है। मास्लो हाइजीन थ्योरी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, नीड हायरार्की इनका था एक सिस्टम, तो नीड हायरार्की के साथ जुड़े हुए हैं। मास्लो की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। जॉर्ज सी कॉममैन जुड़े हुए हैं ह्यूमन ग्रुप के साथ। ब्लैक एंड मोटेन जुड़े हुए हैं मैनेजरल ग्रुप के साथ। कोर्ट लेविन जुड़े हैं ग्रुप डायनेमिक एंड फील्ड थ्योरी के साथ। तो इसका बी रॉन्ग मैच है। असर्शन और रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं असर्शन और रीजनिंग से संबंधित। तो हर्बर्ट ए साइमन रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। तो इन्होंने सही बात करी है, ये सही है कहीं ना कहीं। तो हर्बर्ट साइमन ने रिजेक्ट किया है पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। ही ऑब्जर्व दैट ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग ए कैरेक्टरिस्टिक बाय बाउंडेड रैशनैलिटी। ये बात भी सही है। तो ए और आर इसका सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का आइडिया दिया था, जिन्होंने बताया था कि जो मैन या कोई भी होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिसीजन लेता है तो वो सर्टन प्रकार के जो निर्णय होते हैं उसी के मध्य देख के, मान लीजिए कोई डिसीजन उसे लेना है तो उसका किसी नकारात्मक सकारात्मक पक्ष या किसी और पक्ष 7-8 पक्ष ही को देख पाता है, वो सभी पक्षों को नहीं देख पाता है। तो इसीलिए वो बाउंडेड होता है, यानी उतनी लिमिट तक ही देख पाता है उस किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने में, उसके आगे नहीं देख पाता है। तो इसलिए बाउंडेड रैशनैलिटी उन्होंने इसको कहा था। The view that relation between and among states are essentially strategic rather than social could be associated with। तो ये associated with है, ये है द रियलिस्ट थिंकर के साथ। डी इसका आंसर सही है। एक पोस्ट colonial critic of Western enlightenment that uncovered its links to the colonialism was developed by। तो ये डेवलप किया था एडवर्ड सहीद ने। द नेम ऑफ रिचर्ड स्नाइडर इज एसोसिएटेड विद। तो रिचर्ड स्नाइडर जुड़े हुए हैं डिसीजन मेकिंग के साथ। याद रखें इनको, डिसीजन मेकिंग के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जुड़े हुए हैं। और जो उससे पहले डिसीजन मेकिंग जो हमने ऊपर देखा था वो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए थे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्क कैसीनो कैपिटलिज्म, माफ कीजिएगा, द वर्ड कैसीनो कैपिटलिज्म इज क्रेडिटेड टू। कैसीनो कैपिटलिज्म किसने कॉइन किया है, किसको क्रेडिट दिया जाता है? तो ये सुसान स्ट्रेंज ने ये शब्द इसको कॉइन किया है और इनको क्रेडिट दिया जाता है इसका। 60वां क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड है, आइए इसको देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के साथ जुड़े हुए हैं नॉम चॉम्स्की एंड एडवर्ड हरमैन। नॉम चॉम्स्की एंड एडवर्ड हरमैन जुड़े हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट के साथ। इमेजिन कम्युनिटी बेंडिक एंडरसन का आइडिया, जिन्होंने प्रिंट कैपिटलिज्म की बात करी थी, हमने ऊपर देखा था इन्हें, तो ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम जुड़े हुए हैं एमिनुअल वरेस्टाइन जुड़े हैं इसके साथ। प्रिजन नोटबुक जो मैंने आपको बताया था ये एंटोनियो ग्राम्सी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका मेल सही था, बी इसका ऑप्शन सही था। द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म इज। तो लीडिंग एक्सपोनेंट कौन है, यानी कौन जुड़ा हुआ है ऑफेंसिव रियलिज्म के साथ? तो जॉन मर्शाइमर जुड़े हुए हैं इसके साथ, ऑफेंसिव आक्रामक यथार्थवाद के साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड इज एसोसिएटेड विद। हार्टलैंड का जो आइडिया है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हरफोर्ड मैकेटायर के साथ भी जुड़ा हुआ है। द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना के अंदर है। इन द टर्म आयरन कर्टेन वाज यूज इन हिज फुलटन स्पीच। तो फुलटन स्ट्रीट के अंदर आयरन कर्टेन किस लिए यूज किया गया था? तो ये यूज किया गया था वेस्टर्न चर्चिल के द्वारा, ये आयरन कर्टेन की बात कही गई थी। यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म बाय। तो यूरोपियन यूनियन किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो ये किया गया मस्ट्रेट की संधि के द्वारा, ट्रीटी के द्वारा इसको कॉइन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ की जो स्पेशलिस्ट एजेंसी नहीं है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल नहीं है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें से हमें बताना था क्लासिकल रिलीजन स्टैंड फॉर, क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए कौन से स्टैंड करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको। ए स्टेट विच इज ए मेरली वॉचमैन, तो ये बात सही है। क्लासिक जो दारवात है वो बात करते हैं कि जो स्टेट होना चाहिए सिर्फ वॉचमैन की तरह होना चाहिए। और ये इंडिविजुअलिज्म की तो बात करते हैं, व्यक्तिवाद की बात करते हैं, वेलफेयरिज्म की ये बात नहीं करते हैं, तो इसका ये पूरा गलत है ये। और फ्री मार्केट यानी कि मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए, इसकी बात करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा सही था, तो इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डिक्लेयर अफ्रीका एज ए न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, तो कौन सी ट्रीटी है जो अफ्रीका को एक न्यूक्लियर फ्री जोन की बात करती है, तो ये बात करी गई है ट्रीटी ऑफ फेलिनडाबा, ट्रीटी ऑफ फेलिनडाबा के द्वारा, ये ट्रीटी ऑफ फेलिनडाबा के द्वारा न्यूक्लियर फ्री अफ्रीका की बात की गई है। फर्स्ट नेम समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो पहला जो ये हुआ था नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक कब हुआ था, तो ये हुआ है 1961 के अंदर, सी ऑप्शन का सही था। इंडिया नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएसए इंक्लूड, तो जो इंडिया का नेक्स्ट स्टेप है वो ये सभी है इसके अंदर, कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एक्टिविटीज, सिविल स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल डिफेंस, तो इसका डी ऑप्शन सही था। द आइडिया ऑफ नेचर एज ए हॉस्टाइल पावर इज एसोसिएटेड विद, तो जो आइडिया ऑफ हॉस्टाइल पावर, तो आइडिया ऑफ हॉस्टाइल पावर का जो ये जुड़ा हुआ है ये रॉबर्ट कैप्लान के साथ जुड़ा हुआ है, हॉस्टाइल पावर का आइडिया। द सागरमाला प्रोजेक्ट इज एम एट, तो जो सागरमाला का जो प्रोजेक्ट है उसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडिया वाटरवे एंड कोस्टल लाइन, तो जो जितने भी भारत के जितने भी कोस्टल लाइन है वहाँ पे जितने बंदरगाह हैं उनको सुगम बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि हम व्यापारिक गतिविधियों को अच्छी तरीके से कर सकें, सागरमाला प्रोजेक्ट का यही मेन उद्देश्य है। द सर क्रीक डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, तो जो सर क्रीक जो सर क्रीक विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य रूप से सीमा विवाद है, सर क्रीक विवाद। और सर मैकमोहन विवाद भारत और चाइना के बीच में है, याद रखें। और डूरेंट विवाद डूरेंट विवाद मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। विच कंट्री आर मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, तो कौन सा कच्चा माल को जो भारत के अंदर सप्लाई करने वाला देश है, तो इसके अंदर इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई, इसके द्वारा भारत के अंदर कच्चा माल यानी क्रूड ऑयल आता है। ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था, तो आइए इसको देख लेते हैं। ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरीज ओरिजिनेटेड एज सेबाइन पुट इट इन द इंटरेस्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल क्राइसिस, तो सही है ये। देयर इज ए नो डिसइंटरेस्टेड पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये बात भी सही है, तो ए और आई इसका दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इसको मैचिंग करना था, तो आइए देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, हिंद स्वराज लिखी है गांधी जी ने, इंडिया ट्रांजिशन लिखी है एम एन रॉय ने, इंडिया स्ट्रगल लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो आप देख लेते हैं इसको, तो इस प्रकार से इसका मेल था, तो ये सही है। द सॉवरेन प्रिंस इज अकाउंटेबल ओनली टू गॉड हु सेड दिस, जो सॉवरेन प्रिंस है इज अकाउंटेबल यानी वो उत्तरदायित्व का सिर्फ भगवान के प्रति है, किसने बात करी है, तो ये बात करी थी बोधिन ने, जिन बोधिन ने ये बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज इन अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है इसके अंदर किसके ऊपर उन्होंने अपना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, अपना ज़्यादा इसको विशेष रूप से इसको बात नहीं करी है, तो उन्होंने जो प्योरिटी ऑफ मीन्स है, प्योरिटी ऑफ मीन्स के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से बात नहीं करी है। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो ये बात करी है एम एन रॉय ने भी बात करी है, जयप्रकाश नारायण ने भी बात करी है, लेकिन जो हम इसे मानते हैं जयप्रकाश नारायण मुख्य तौर पे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात के संदर्भ में। इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट प्लेटो इम्प्लाइज द टर्म एपेटाइट विच रिफर इट, तो एपेटाइट का जो उन्होंने बात करी थी आइडियल स्टेट के अंदर वो किसके साथ जोड़ के देखा जाता है इसको, तो ये देखा जाता है आर्टिशियन के साथ ये जोड़ के देखा जाता है। हु डिस्क्राइब गांधी एज ए फिलोसफिकल एनार्किस्ट, तो गांधी को फिलोसफिकल एनार्किस्ट किसने कहा है, तो ये कहा है गोपीनाथ धवन ने। तो इसको देख लें आप, इंडियन थिंकर ही हैं, इन्होंने गांधी जी को सबसे पहले फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहा था।
अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो जो जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति की बात करी थी, तो वो किस चीज़ का, कितने प्रकार के रेवोल्यूशन की उसके अंदर उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने जो मुख्य तौर पर बात करी है उसके अंदर इन्होंने 7 प्रकार की क्रांति की बात करी है इसके अंदर। इसे सप्त क्रांति भी कहा जाता है, तो इनको याद रखें, इनका कई एग्जाम में पूछा गया सप्त क्रांति का आइडिया किससे जुड़ा है, तो ये जयप्रकाश नारायण जी के साथ ही जुड़ा हुआ है। रूसो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जो रूसो का जनरल विल का कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है पॉपुलर सॉवरेनिटी के साथ, जनरल रूसो का कॉन्सेप्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स थॉमस हॉब्स डेवलप द केस ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, तो एब्सोल्यूटिज्म की बात जिन्होंने करी है, ये बात करी है एलिमेंट्स ऑफ लॉ के अंदर, ये सभी है इसके अंदर, लेवियाथन के अंदर, और जो इनकी बुक थी सेकंड इसके अंदर भी, तो इसी सभी इसके देते हैं ऑल ऑफ द अबव। इन विच एड्रेसेस इकबाल रेज द इशू ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम, तो कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ की बात किस अधिवेशन के अंदर इकबाल जी ने करी थी, तो ये करी थी उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस के अंदर उन्होंने बात करी थी कि एक परिसंघ होगा जिसके अंदर सभी इंडिया और पाकिस्तान राज्य मिलकर रहेंगे। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी वाज रिटन बाय, तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो लिखी गई है वो बर्लिन के एशिया बर्लिन ने लिखी है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पुस्तक। तो ए इसका आंसर सही था, एशिया बर्लिन, तो इसमें बर्लिन ही लिखा है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एक बर्लिन दूसरे भी हैं जो किसी और विचारधारा के साथ जुड़े हैं, तो एशिया बर्लिन जो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तुफत उल मुहम्मदीन वाज रिटन बाय, तुफत ऑफ मुहम्मदीन ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, तुफत उल मुहम्मदीन। इन विच बुक डिड फुकोल्ट इलोबरेटेड हिज थ्योरी ऑफ पेनॉप्टिकल का जो फुको का आइडिया था वो किसके अंदर उन्होंने डिस्कस करी है, किस पुस्तक के अंदर उन्होंने डिस्कस करी है, तो उन्होंने डिस्कस करी थी ये डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट के अंदर उन्होंने इसकी बात करी है फुको ने। द डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस ऑफ सम या वाडा इज एसोसिएटेड विद तो ये द डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस ऑफ साम्यवादा इज एसोसिएटेड विद, तो ये साम्यवाद की जो विचार इसके साथ जुड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका बी आंसर सही था। हु रोट पावर नॉलेज, तो पावर और नॉलेज की बात आप जानते ही, ये फूको ने बात करी है, तो इसका बी ऑप्शन सही था। द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह ए कुल इन्फ्लुएंस बाय, तो सुलह ए कुल जो था ये कॉन्सेप्ट था अकबर का। हीगल थॉट ऑन स्लेवरी आर कंटेन्ड इन हिज वर्क, तो हीगल का जो थॉट है स्लेवरी वो किसके अंदर है, तो वो है फेमोलॉजी ऑफ स्पिरिट के अंदर, फेमोलॉजी ऑफ स्पिरिट यानी थर्ड फेमोलॉजी ऑफ स्पिरिट के अंदर उन्होंने बात करी है स्लेवरी की। हु डिस्क्राइब मुगल एम्पायर एज द शैडो ऑफ गॉड, तो शैडो ऑफ गॉड मुगल एम्पायर को अब्दुल फजल ने ये बात कही है। हु डिस्क्राइब मुगल एम्पायर एज द शैडो ऑफ गॉड, तो अब्दुल फजल। हु रोड डायलेक्टिव ऑफ नेचर की बात करी है ईगल ने डायलेक्टिव ऑफ नेचर की बात करी है, तो बी ऑप्शन का सही था। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय, तो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो एम.एन. रॉय जी ने दिया है, तो इसका एम.एन. रॉय, माफ कीजिएगा, इंटेग्रल वो रेडिकल ह्यूमनिज्म का था, और ये जो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया दिया है, और जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो दिया है एम.एन. रॉय जी ने। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन बेंथम, इन विच बुक इज ही रिटन, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ये बेंथम ने किस पुस्तक में लिखा है अपने, तो ये लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, तो डी के अंदर इन्होंने लिखा है, इसका डी ऑप्शन सही था। और ये आशासन और रीजनिंग से संबंधित है, आइए इसको देख लेते हैं। तो ए सोशल मूवमेंट इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर इन विच द मोटिव ऑफ एक्ट स्प्रिंग फ्रॉम एट्रीब्यूट ऑफ मेंबर एंड चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी, तो ये बात सही है, जो सोशल मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और सोसाइटियल दोनों का मिश्रण से होता है। सोशल ग्रुप एंड मूवमेंट इम्बैलेंस इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी टू अचीव देयर गोल, तो कहीं ना कहीं कई बार ये भी देखा गया है कि सोशल ग्रुप यानी जो मूवमेंट होता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के अचीव व्यक्तिगत हित भी होते हैं उसके अंदर,
तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, तो 20 का ऑप्शन सही था। ए को सेकंड से मिलान था, तो आइए इसको मैचिंग देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी मैचिंग थी। तो सी राइट मिल जुड़े हुए हैं वैनगार्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड इसका सही था। व्लादिमीर लेनिन जुड़े हुए हैं, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो सी राइट मिल जुड़े हुए थे पावर एलीट के साथ, तो मैं से गलत हो गया था, माफी चाहता हूँ इसके लिए आपसे मैं। सी राइट मिल जुड़े हुए हैं पावर एलीट के साथ, आप जानते ही हैं इनको। तो लेनिन जुड़े हुए हैं वैनगार्ड पार्टी के साथ। गैटनो मॉस्का जुड़े हुए हैं गैटनो मॉस्का जुड़े हुए हैं द रूलिंग क्लास के साथ जुड़े हैं गैटनो मॉस्का। रॉबर्ट मिशेल जुड़े हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। और ये 3 थिंकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थिंकर इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हैं, सी राइट मिल्स, गैटनो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल। इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रॉबर्ट मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की याद रखें आप, सी राइट मिल का द पावर एलीट, और गैटनो मॉस्का का द रूलिंग क्लास। ये कहीं ना कहीं कई एग्जाम में पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये आता ही है इलीट थ्योरी से, तो इनको आप याद रखें। अभी पीछे एग्जाम के अंदर पूछा गया था इलीट थ्योरी से कि ये थिंकर कौन से देश से संबंधित हैं, तो इनको भी आप याद रखें कौन से देश से रिलेटेड है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट आर डिफरेंशिएटेड। पुराना और नया जो मूवमेंट होता है, सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन, वो किसके कारण इसको डिफरेंशिएटेड यानी अलगा के आता है? तो ये होता है इशू के कारण, एजेंट्स के कारण और कॉन्टेक्स्ट यानी किस संदर्भ में हो रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही था, ऑल ऑफ द अबव। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट, तो अभी बताया था मैंने, ऊपर आया था सर्कुलेशन ऑफ इलीट, तो ये जुड़ा हुआ है। सर्कुलेशन ऑफ इलीट वाज फॉर्म बाय, सर्कुलेशन ऑफ इलीट जो फॉर्म है वो है बुरनहम के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर था वेस्ट बंगाल का। अभी सेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का। जैसे यूजीसी नेट का होता है वैसे इनका सेट का होता है स्टेट के अंदर। तो ये बंगाल का था, इंग्लिश के अंदर था, थोड़ी मुझे भी प्रोनाउंसिएशन के अंदर दिक्कत हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।